डे 3 ऑफ बीपीएससी आंसर राइटिंग सीरीज में आज का हम करने वाले हैं कि पिछले वाले पहले जो क्वेश्चंस मैंने दिया था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो मुझे आंसर्स मिले हैं आप लोगों के उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आज का टारगेट दे दूंगी। ठीक है, तो पहला जो है इन्होंने ठीक लिखा है, इनका ये इंट्रो ठीक है। थोड़ा सा और चाहे तो आप थोड़ा सा इंट्रो और छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा, मतलब क्योंकि देखो टाइम भी लिखने में आपको लगेगा, उतना पॉइंट है। और ये है पालकालीन क्षेत्र है, तो इस तरह से आपने दिखा दिया, ये ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेलिंग एरर दिखी थी मुझे, ये लिखा। मूर्तिकला में भी आपको जो छोटी ऊ की मात्रा है उसको ठीक कर लेना है। तो थोड़ा सा ये है कि ग्रामर एरर जो है वो नहीं करना है। स्पेलिंग जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से आपको लिखना है, इस तरह से है। अब इन्होंने स्थापत्य समझा दिया है, स्थापत्य में महाविहार का निर्माण लिखा है। तो इसमें थोड़ा सा गोपाल और धर्मपाल जो निर्मित किया था हमारे महाविहार, जैसे कि आपको पता होगा कि गोपाल ने हमारा उदंतपुरी का बनाया था और विक्रमशिला और सोमपुर वाला धर्मपाल ने बनाया था। तो वो थोड़ा सा मेंशन करके आप लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब इन्होंने इस तरह से लिख दिया, तो इन्होंने स्थापत्य में सिर्फ महाविहार को दिखाया। तो अब अगर चलो एटलीस्ट आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो स्थापत्य को 4 पार्ट में बांट के आपको क्या कर देना कि चैत्य, स्तूप और हमारे जो मंदिर है और महाविहार उसको एक बार दिखा देना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें ये पॉइंट लगा है मुझे। और मूर्ति कला को मैंने आपको बोला था इसको 2 भागों में आपको बांटना है, कांस्य और प्रशस्त्र हमारे वाले में। ठीक है, तो कांस्य में आपने इस तरह से दिखा देंगे कि उसमें हमारे जो लोप विधि का उपयोग करते थे, प्रस्तर में ये जो काले बेसाल्ट पत्थरों का यूज किया जाता था, तो उस तरह से आप दिखा सकते हैं। चित्रकला को भी आप 2 भागों में बांट दिखा देंगे, इस तरह से है। और थोड़ा सा जो निष्कर्ष है ना, इस तरह से क्या है कि बिहार में पाल कला एक उन्नत कला के रूप में विकसित हुई, जिसके उदाहरण आज भी मिल रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे कि उस टाइम की जो कला थी, संस्कृति थी, आज भी वो हमारे यहाँ जीवित है। तो उतना जीवित तो नहीं है क्योंकि ये जो था इसका एक आलोचना मानी जाती है, क्योंकि ये ईंट से निर्मित थी। ठीक है, तो वो हमारी खत्म हो रही है धीरे धीरे के, वो खत्म, ज्यादातर इतने अवशेष नहीं मिलते हैं। पर मौर्य काल का क्या था, मौर्य काल में हमारा पत्थर का ज्यादातर यूज किया गया है, जैसे आज भी उनके जो स्तूप है, ठीक है, अभिलेख है, वो आज भी संरक्षित है। तो ये जो थोड़ा सा आलोचना में पॉइंट आ जाता है, तो इस तरह से भी आप इस तरह से इसका जो निष्कर्ष है वो खत्म कर सकते थे। ओवरऑल ठीक है, पर थोड़ा सा इसमें और सुधार की आवश्यकता है आपको। मैंने पहले वो वाली कॉपी इसलिए ली ताकि आपको थोड़ी सी, आपको आपकी जो पॉइंट्स है वो थोड़ी सी कमी वाली जो है वो मैं आपको बता सकूं कि इस तरह से थोड़ा सा कर सकते हैं। ये कॉपी मुझे ठीक लगी है, मैंने पहले चेक कर लिया था कि बिल्कुल इंट्रो में बिल्कुल क्रिप्स दे दिया है। ठीक है, पाल कला का बिल्कुल पूरा दिखा दे कि भाई स्थापत्य होता है, इसमें इसमें इतना ये है, और इसमें इन्होंने पूरा एक तरह से एक विशेषताओं का एक पूरा पहले ही बता दिया कि हम ये बताने वाले हैं। महाविहार है, ठीक है, इन्होंने जैसे गोपाल को उदयपुरी में, धर्मपाल में विक्रमशिला, और सोन जो हमारा ये है सोमपुर बिहार, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बता दिया। ठीक है, ये बिल्कुल स्तूप के बारे में बताया है। तो इसमें थोड़ा सा गया का जो मन्नत स्तूप है 4 बुद्धों वाला, उसके बारे में बता देना, क्योंकि वो पाल शासकों ने बनाया था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्तूप में अगर आप बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे कि पाल शासकों ने बौद्ध परंपरा के अनुसार कई स्तूप बनवाए थे, ये भी ठीक है, पर थोड़ा सा स्तूप क्या पर यहाँ से बता सकते थे कि क्या है ये बौद्ध जो अवशेष होते थे उनका एक वही टीला होता था, सावधान टीला होता था। तो इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं थोड़ा सा। ये चैत्य भी ठीक है, पूजा केंद्र स्थल होते थे, ये भी ठीक है। ये तोरण नहीं बोला जाएगा, तोरण ज्यादातर जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, एक सेकेंड, इस तरह से तोरण होता है जो हमें ज्यादातर स्तूप में मिलता है। ठीक है, तो जैसे एक ये 2 डंडे रहे हैं और आप इस तरह से देख सकते हैं, मतलब कि जो सांची वाला है वो बहुत फेमस है, मोस्टली सबने एटलीस्ट सामने से नहीं देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा आपने। ठीक है, तो मंदिर का भी ठीक है, मूर्ति कला भी ठीक है, चित्रकला ठीक, ये ठीक है। मतलब थोड़ा सा ये आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ये कर सकते थे कि आपने ना जो स्थापत्य है, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये जो आपने दिखाया है, तो नीचे भी उसी पॉइंट को आप दिखा रहे हो, तो आप क्या करते हैं कि ये जो आधा है ना, ये पॉइंट इस सबको काट करके नीचे वही दिखाना है आपको, तो बस इतना ही लिखते हैं। अब स्थापत्य कला लेते उसके 4 पार्ट दिखा देते हैं, तो आपका एक जगह बच जाता, तो आप ये होता कि थोड़ा सा और चित्रकला को ये कर सकते हैं। इस तरह से इसमें ये लग रहा है कि आपने स्थापत्य कला को ज्यादातर टाइम दिया है और चित्रकला और मूर्ति कला को आपने कम टाइम दिया। तो आपको तीनों पार्ट को थोड़ा सा बराबर में दिखाना है। मतलब इसके मान लो कि आपने 2 पेज लिखे हैं, तो ये इसके 4 पार्ट हो गए। ठीक है, 2 पेज को हम 4 भागों में बांट लेंगे, एक में इंट्रो लिख देंगे, ठीक है, एक पार्ट में स्थापत्य कला जाएगा, एक पार्ट में हमारा मूर्ति कला जाएगा, एक पार्ट में हमारा चित्रकला जाएगा। तो थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैंने भी जब आपको दिखाऊंगी अपनी कॉपी, तो उसमें मैंने किया था, मैं लिखने बैठे थे शॉर्ट में, पर मेरे से लॉन्ग लिखा गया, तो वो पॉइंट है। ठीक है, वैसे ओवरऑल आपका बिल्कुल आंसर ठीक है, कोई इतना ये दिक्कत नहीं है।
एक ये कॉपी है, ठीक है, ये भी मैं चेक कर चुकी हूँ, मतलब ये ठीक है बिल्कुल, इसमें मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है। बस थोड़ा सा है कि आपने जो प्रमुख विशेषताएं दिखाई है, आपने पूरी पाल कला की प्रमुख विशेषताएं दिखाई हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि ये चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होते थे, अब लुप्त मोह विधि का उपयोग करते थे, किस में यूज करते थे हम इसको? मूर्ति कला में लुप्त मोह विधि का करते थे, वो भी कौन सी वाली? जो कांस्य मूर्ति कला थी उसमें यूज करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म तो सबसे रिलेटेड है, इसको भी किया गया था, ये भी ठीक है ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से दिखा सकते हैं आप। वैसे ओवरऑल ठीक है ये वाला आंसर, पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे ये भी ठीक है बिल्कुल, इंट्रो भी बिल्कुल ठीक है हमारा, और ये भी पॉइंट ठीक है। तो बस मैंने आपको बताया कि जो आपने विशेषताएं लिखी हैं उसमें थोड़ा सा कर सकते हैं कि बता दीजिए कि इसकी विशेषताएं हैं। ये जैसे लुप्त मोह विधि है, लुप्त मोह विधि है, तो ये किस में यूज करते थे? कांस्य जो मूर्ति कला है उसमें यूज करते थे। प्राकृतिक रंग जो यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि तारपत्र में यूज करते थे प्राकृतिक रंगों का, और गहरे रंगों का यूज करते थे, वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया कि धीवन और विट्ठल जो प्रमुख मूर्तिकार थे, तो आपने बताया ना कि मूर्तिकार थे, तो आपने ये मूर्ति कला से रिलेटेड दिखाया है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, और वैसे आपका ओवरऑल आंसर ये भी ठीक है। वैसे धीरे धीरे वैसे करके सुधार हो जाएगा, वैसे उसमें कुछ है नहीं, पर थोड़ा सा ये है कि आपने जो लिखा है उसी टाइम फ्रेम में आपको लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जैसे कि आपने बहुत ज्यादा इसमें कर दिया है मतलब लिखने के लिए, तो थोड़ा सा और कम कीजिए, मतलब अपने जो वर्ड्स है उसको आप कम कर सकते हैं। पर देख लीजिए, क्या पता आपकी स्पीड ज्यादा हो, तो आप इतना मैनेज कर पा रहे तो ठीक है। मैं क्या किया इन्होंने कि एक तो इंट्रो इतना बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट मैंने बोला था लिखने के लिए, तो शॉर्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। और ये जब लिखोगे आप 4 लाइन अपने पेपर में, बीपीएससी के पेपर में, तो आपको पता होगा कि हमें A4 मिलता है। A4 को में भी मतलब कि हमारे इस तरह से कट, मतलब साइड से कॉर्नर में लाइन खींची होती है, तो वो A5 में कन्वर्ट हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आपको इतना जगह नहीं मिलेगा। आपको अगर ये 4 लाइन लिखने बैठेंगे तो वो पूरा पहला पेज भर जाएगा। और अभी आपको देख रहे हैं कि बीपीएससी में 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है। अगर 6 क्वेश्चन किया जा रहा है, 71 में आप उठाएंगे तो 6 मार्क्स का दिया गया था। तो मुझे क्या दिया गया था कि पहला ही क्वेश्चन था, आपने देखा होगा बिरसा मुंडा था, तो बिरसा मुंडा का पहले जैसे 4 लाइन तो उन्होंने पेपर में मेंशन किया कि इस तरह से सारे अटेम्प्ट करने हैं, इस तरह से है। तो आधा पेज तो उसी से भर गया था, आधा पेज मिला मुझे बिरसा मुंडा लिखने के लिए। फिर जब मैंने पीछे पेज पलटा था तो आधा पेज ही था बस मुझे बिरसा मुंडा लिखने के लिए। तो मुझे 6 मार्क्स में, अगर आप लोग पूछ रहे थे, 6 मार्क्स में मुझे दिया गया था 1 पेज। मान लो जब आप किसी कॉपी देखते हो, ठीक है, तो उसमें 1 ही पेज मिलता है आपको। तो बस अगर 6 मार्क्स का है तो, अगर जैसे कि आपका 7 से 8 मार्क्स का होता है तो वो 1 आगे और 1 पीछे मिलता है, और थोड़ा बहुत उसकी इंग्लिश भी लिखा होता है, उसका हिंदी भी लिखा होता है। तो जो पहला पेज होता है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत आपका कट ही जाता है मतलब, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेज को भी मैनेज करके चलना है, और आपको अपनी बातों को भी लिख के चलना है। देखो, तो एक तो आपको पेज कम मिल रहा है, चलो कि अगर आपको टाइम ज्यादा दे भी देते हैं, अगर स्पीड अच्छी है भी, तो आपको एक पेज कम मिल रहा है अपनी बातों को पूरा लिखने के लिए, और फिर इतना टाइम नहीं है आपके पास, और आपको और भी अटेम्प्ट करने हैं, तो अपनी बातों को अच्छे वे में बिल्कुल फ्लो चार्ट से कीजिए, और कम ही मतलब कि टाइम लीजिए, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं, मैंने नोटिस किया है बहुत बार। तो इस तरह से आपने ये दिखा दिया, ये भी ठीक है। इसका मैंने ये बहुत पॉइंट अच्छा ठीक था, इन्होंने भी ऐसे ही बनाया था पिछला जो कॉपी हमने देखा था। तो इस तरह से सारे इन्होंने स्तूप भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। बस अगर इसको देखो आप लिखने बैठेंगे ना, जो आपका नोट्स है या फिर जो भी आपने लिखा है, ठीक है, तो ये लॉन्ग में जाएगा। ये 38 मार्क्स में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ये बिल्कुल, ठीक है। ये 38 मार्क्स के अकॉर्डिंग टू है, क्योंकि आप इसको लिखने बैठेंगे तो एक तो ये हाफ पेज में आएगा, फिर इसको आप बनाएंगे, सारे पिक्चर्स बनाएंगे, तो वो आपका 4 से 5-6 पेजेस में लग जाएगा, तो वो लॉन्ग आंसर लिखा जाएगा। तो शॉर्ट में आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। जब मैं लॉन्ग दूंगी तो मैं एक अभी 3-4 दिन बाद आपको फिर से दूंगी ये पाल कला लिखने की। ऐसा नहीं कि मैं जो टॉपिक करवा चुकी हूँ उसको मैं भूल जाना है आपको, नहीं। जैसे आपने पाल कला पढ़ा है, शॉर्ट में लिखा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपने शॉर्ट में पढ़ा, उसको पूरा डिटेल से पहले पढ़ा होगा तभी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आपको 2-3 दिन बाद आपको पाल कला फिर मिलेगा, उसमें मैं भी थोड़ा सा बदलाव करूंगी, पीवाईक्यू में थोड़ा सा, मतलब पीवाईक्यू ही पूछूंगी पर उसमें थोड़ा सा मिक्स करके पूछूंगी, ताकि आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाए। तो ये नहीं है कि जो मैं टॉपिक्स करवाते जा रही हूँ आपको पिछला टॉपिक भूल जाना है, नहीं, रिविजन करते रहिए। इस तरह से मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लगा इनका, कि हाँ अभी इन्होंने पूरा बता दिया कि उदंतपुरी बिहार शरीफ का गोपाल बताया था, विक्रमशिला, और सोमपुर वाला जो है धर्मपाल ने बनाया था। ये पॉइंट ठीक है, अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है इस वाले में, और इस तरह से आपको दिखा देना है, ठीक है। तो ये उसको थोड़ा सा कम कीजिए बस, और कुछ नहीं है इसमें पॉइंट, और कुछ इस पॉइंट मुझे दिखा नहीं है सर। एक ये कॉपी थी, मतलब ये पिछले वाले जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन था
तो मैंने कॉपी चेक कर दी है, तो मैं बस इसको मैं बता दें तो मैं इसको सेंड कर दूंगी। थोड़ी सी मुझे कमियां लगी जो मुझे लगा कि हाँ भाई वीडियो के माध्यम से मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। ये देखो एक आप तो अपने अफ्रीका गलत लिखा है, बड़ी की मात्रा लगेगी फ पे, तो थोड़ा सा है ना कि ई की मात्रा में मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ गलती कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलती नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से है। थोड़ा सा इसमें जो है इसमें विशेष मोहम्मद भी प्लस में होगा, इसमें थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था। इसमें आपने क्या किया है कि आपने संविधान की आलोचना की है। नहीं, क्वेश्चन क्या था हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करना है, तो आपने क्या किया उधार का थैला। नहीं, आपको ये पॉइंट गलत लिखा है। आगे का पॉइंट आपने 2 बिल्कुल सही लिखा था, तो मैंने काट दिया था उसके अकॉर्डिंग टू है। तो इस तरह से आप अपना एक बार देख लेना, ठीक है। मैं और जो कॉपी मुझे मिली है मैं उसको टेलीग्राम पे ही सेंड कर दूंगी, आपको चेक करके, ठीक है। बस मैं एक और कॉपी देख रही हूँ कि ये ठीक लिखा है, मतलब कोई कमी नहीं है। मतलब आपके कंटेंट आपके प्रेजेंटेशन में मुझे लग रही है कमी, कि जब आप इसको लिखने बैठेंगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा ये जो आपको इतना साइज मिला देखो, ये आप देख रहे हैं जो, ये थोड़ा सा और कम होगा बीपीएससी में। जब आप लिखने बैठेंगे एक और कम होगा, तो आप एक तो तीनों इस साइड लिखेंगे, फिर तीनों को डिफाइन करेंगे, तो इतना प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है। उसको पहले दिमाग से बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब वो पढ़ेंगे तब होगा। और ये जब आप एक साथ लिखेंगे ना, क्योंकि आपने इसमें तो बहुत बड़ा है ये, तो आपका अच्छा लग रहा है, ठीक है, राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, तो अच्छा लग रहा है। पर आप उसको करेंगे, उस वाले में मेंशन करेंगे, तो थोड़ा सा घिच पिच लगेगा और कहीं मिक्स ना हो जाए। तो इसलिए वही बोल रही, थोड़ा सा कंटेंट में कमी नहीं है, प्रेजेंटेशन के लेवल पे थोड़ी सी कमी है, और आपने कंटेंट बहुत सारा लिख दिया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कंटेंट भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि देखो आपने कितना टाइम लिया है इसको लिखने में, मुझे नहीं पता है, तो ज़्यादा ही टाइम लगा हुआ है उसको लिखने में। तो आपको थोड़ा सा मेंशन करना है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अच्छा कीजिए और कम लिखिए थोड़ा सा, और पर आपके जो बात लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो पूरा, मतलब कि आपका क्वेश्चन आंसर को वो अच्छे से बता दे। तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है इस पॉइंट पे कि इसको मैं थोड़ा सा अपने वाली मेरी जो कॉपी है उसमें मुझे भी अपनी कॉपी में थोड़ी सी कमी लग रही है, ठीक है। वो दिखा देती हूँ, कोई ये भी वैसे वाला नहीं है, इसमें भी मुझे भी इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां लग ही रही है, जो मैं इसे और अभी लिखूंगी रिवीजन करने के लिए, तो मेरा और थोड़ा सा सुधार होगा, ठीक है। तो इस तरह से है कि पाल कला 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में पाल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ, जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। सबने मोस्टली टाइम ऐसा ही लिखा है। कुछ इस बार ना थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, कोटेशन से साथ कर सकते हैं, जैसे कि कोटेशन में यूज करती हूँ मेरे नोट्स में है, जैसे कि कला मानव की रचनात्मक अभिव्यक्ति होने के साथ क्या करता है, किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होता है, वहाँ की स्थानीयता को वर्णन करता है। तो वो कुछ भी ऐसा कुछ आप नए वर्ड का आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। अब मैंने पाल कला का तीनों दिखा दिया कि इस तरह से है, और इसका क्षेत्र दिखा दिया, पाल कला का क्षेत्र। अब मैंने क्या किया है, जैसे कि आप सबने क्या किया था कि सबको अलग अलग से अच्छे से डिफाइन कर दिया था, वो भी तरीका सही है, पर आपको देखो टाइम कम मिलता है, 5 मिनट मतलब लिख लेना है आपको शॉर्ट आंसर। अगर आपके पास 6 दिया तो उसको 4 मिनट में लिख लेना है। अगर आपको वो 6 मार्क्स का आता तो आपको पूरा अपना पाल कला ही को 1 पेज में लिखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग टू अपने आपको ढालना सीखिए। कंटेंट आपको पूरा पहले अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, पर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टू आप लिख भी पाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस तरह से पाल स्थापत्य कला सिंपल मैंने लिख दिया कि हाँ बुद्ध का सावधान टीला था, 4 बुद्धों वाला मन्नत स्वरूप था, तो मैंने एक डिस्कस कर दिया। चैत क्या था, बौद्ध पूजा स्थल था। महाविहार क्या था कि बौद्ध निवास स्थल और शिक्षण केंद्र था। इसमें मुझे एक और कमी लग रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धर्मपाल और हमारा गोपाल का इसमें आपको वर्णन करना पड़ेगा, पर मैंने जो लिख रही हूँ मैं वही दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मंदिर में मैंने इस तरह से बता दिया कि नागर शैली में निर्मित थी, गया का विष्णु पद मंदिर और नारायण पाल द्वारा निर्मित शिव मंदिर। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा। और मैंने चित्र दिखा दिया। एक कमी मेरे वाले में ये भी है कि स्तूप मैंने नहीं बनाया है, मुझे जगह नहीं लग रहा था कि कहाँ पे मैं बनाऊं। थोड़ा सा मैं और इस बार मैं एक बार आंसर राइटिंग करूंगी तो एक टॉपिक फिर से दूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। और फिर इस तरह से पाल मूर्तिकला, तो मैंने इस पर धीवन और विट्टपाल का बता दिया। इस तरह से मैंने क्या किया, प्रस्तर और कांस्य का लिख दिया था कि काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग करते हैं, अत्यधिक अलंकरण है, और आप सब देख सकते हैं मैंने इधर विशेषताएं बताई, इधर विशेषताएं बताई। तो आप जब पाल कला मूर्तिकला को दिखा रहे थे, दोनों इस तरह से आपको डिफाइन कर देना कि दोनों अलग अलग थी और इसके ये टाइप थे। उसी तरह से है पाल चित्रकला को, तो मैं जगह नहीं था ज्यादा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही लिखा है इसमें। तो इस तरह से मैंने इसको अपना कोशिश की है लिखने की। तो आपको इसमें भी कुछ कमियां लगे तो मुझे आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। अब डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है हमारे चेकिंग में ही। और जो एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो मैं चेक करके दे दूंगी, पर
ठीक है, तो अब बात करते हैं डे 3 का, और आज हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में। टॉपिक मतलब मेरे में यही था कि पिछली बार भी मैंने आपको जब सेकंड बताया था तो टिप्स दिए थे कुछ, मैं यही कोशिश करूंगी कि हर बार एक नया टॉपिक आपके सामने जब मैं डे स्टार्ट करूं तो उससे पहले एक टिप दूं। थोड़ा सा वीडियो मुझे पता है लंबी जा रही है, पर अपनी बात को मुझे कहने के लिए टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पर कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से भी मतलब कि धीरे धीरे करके मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा लेंथ को मतलब कम करूं। पर मुझे ये लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक डायरी बना लीजिए, एक इस तरह से है कि उसमें आपको करना है कि एक डाटा डायरी बनाना है आपको। तो डाटा से रिलेटेड इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर से बना लिया है ये वाला। आपको जो भी डाटा मिलता है, जैसे कि इधर है महिला विधायक बिहार विधानसभा में, ठीक है, तो 20 में कितनी थी हमारी, 25 थी, और 25 में क्या हो गया हमारी 29 हो चुकी है। तो वृद्धि दिखाता है कहीं ना कहीं। जो महिला सशक्तिकरण का आपका ऐसे आएगा तो उसमें लिख सकते हैं राजनीति में महिला की भूमिका कितनी बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है, फिर कम कैसे है अभी भी, ठीक है, तो उस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको। तो एक अपनी डायरी बना लीजिए जिसमें आप सारे जो आपको जैसे डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर अगर, ठीक है, तो आपको कुछ डाटा मिल रहा है, या फिर कुछ आप टेलीग्राम पे भी जैसे आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे तो उसमें खूब डाटा मिलता है। मैंने भी आपको बहुत सारे टेलीग्राम पे डाटा दिया है, ठीक है, आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम जो है उससे ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं भी करनी है तभी भी, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का जो आईडी है, उस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक डाटा डायरी बना लें जिसमें जो भी आपको डाटा मिलता रहता है, जैसे कि एमएसएमई का कितना योगदान है निर्यात में, या फिर उत्पादन कितना करती है, वो रोजगार कितना प्रदान करती है, तो उस तरह से उसमें रोज मेंशन करते जाइए, एक आपकी डाटा डायरी बन जाएगी। और एक क्या कीजिए, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में इसको फिर से रिविजन करते जाइए, तो अपने आप जो आपका आंसर होगा वो आप में आना लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा तभी आप लिख पाएंगे अपने आंसर्स में, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट्स, और एक और डायरी बना सकते हैं, या फिर एक ही डायरी के आगे में मतलब कि अगर मोटी है वो, ठीक है, तो आगे में डाटा से रिलेटेड कर दीजिए और पीछे में थोड़े से छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाना सीख जाइए। किस तरह से आप बनाएंगे, एक जैसे कि क्लास होती है, एक पीडीएफ दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसा कि आप ये पीडीएफ देख रहे हैं तो इसमें आपको हर टाइप का पूरा किस तरह से आपको अपने फ्लो चार्ट्स बनाने, डायग्राम बनाने, बिल्कुल इसमें हर तरीका बताया गया है, ठीक है, जैसे जमींदारी सिस्टम बताया गया है। अगर आप बोलेंगे तो उसमें एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको किस तरह से फ्लो चार्ट्स डायग्राम हर के लिए यूज करना है, वो थोड़ा सा एक वीडियो होगी लंबी आधे घंटे की, उसमें हर चीज के हर टाइप के आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स किस तरह से करना है वो मैं बना दूंगी। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो धीरे धीरे जो आती है ना वो कला, वो धीरे धीरे ही आती है, और मुझे भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बिल्कुल प्रॉपर आ गई है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आता है, तो कुछ पॉइंट्स मैं ही दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि मैंने इस तरह से दिखा दिया। देखो, न्याय आपको दिखाना है तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक होते हैं। न्यायिक समीक्षा दिखाना है तो अनुच्छेद 13, 32, 226। अब अगर आप रिट दिखा रहे हैं तो रिट लिख के 32 इधर, 226 इधर, चाहे तो आप एससी लिख दीजिए, और यहाँ पे एससी, यहाँ पे एचसी, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो पूरे जितने रिट होते हैं वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, फिर हमारी पंचायत को भी दिखा सकते हैं कि कितने स्तर पे है हमारा, स्थानीय शासन कितने स्तर पे है। तो वो सारी पिक्चर्स आपको अपने एक शॉर्ट कॉपी में बना बना के रख लेना है, और लास्ट टाइम पे उसको रिवीजन करते रहिए, या हर 15 दिन में रिवीजन करते जाइए। तो वो ऐसा ही टेस्ट टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है आपके आंसर्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला जो आज का जो टिप है वो समझ में आ गया होगा। मैं डेली कोशिश करूंगी कि ऐसे आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड टिप देती रहूं, ठीक है। और सबका क्वेश्चन था कि भाई आंसर्स कहाँ देना है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसमें मैं एक डेली क्वेश्चन दे देती हूँ, दे दूंगी एक पिक्चर, उसी के नीचे आपको क्या करना है, अपना पीडीएफ फॉर्म में अपना कर देना है, उसमें ऑप्शन ऑन है, ठीक है। पहले बहुत सारे बच्चे अपने जो पीडीएफ फॉर्म में दे देते हैं, तो उस तरह से आपको अपना वहां पे दे देना है। तो आज का क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए, ये थोड़ा सा ना इजी क्वेश्चन है, मान लीजिए पॉलिटी के अकॉर्डिंग टू। नहीं तो पॉलिटी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपना लेवल बढ़ा रहा है बीपीएससी, तो वो घुमा घुमा के पूछते हैं, उनका कहने का कुछ और मतलब होता है, ठीक है, मतलब वो लिख रहे हैं आंसर्स में, क्वेश्चंस में कुछ और, पर आपसे वो कुछ उम्मीद और कुछ करते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको, ये अगर आपको ये लगे टफ है तो नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से इन्होंने पूछा गया है उसी तरह से आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में आपको इस पे आंसर कर देना है। पर हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे तो अपने उस तरह से, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू शायद नहीं है, इस तरह से मैंने लिखा था इस पे आंसर राइटिंग, इसलिए मैंने आपको दे दिया था। तो इस तरह से करेंगे तो आगे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, जैसे कि संसदीय संप्रभुता पे बात करेंगे, 67 का क्वेश्चन है, 68 का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको डील करेंगे। पर आज के लिए ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजी मान के चलिए, ठीक
ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैंने येलो कर दिया। तो पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था का आपको बारे में अच्छे से डिफाइन करना है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए देखो, ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था के अपनाए जाने के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो दूसरा टाइप आ गया हमारा इसमें कि कारण का चर्चा करना, कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया है। अब तीसरा इसमें पार्ट आता है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से किस प्रकार जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है वो भिन्न है, आपको डिफरेंस बताना है। तो इस तरह से है। तो ये मान लीजिए हमारा 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या करना है आपको, अपना इस तरह से पेज का डिफाइन कर लेना है कि 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग टू आप अपना संसदीय शासन व्यवस्था बताइए, और 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग टू आप अपना क्या कीजिए कि कारण बताइए, और 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग टू अपने भिन्नता, आपको जो डिफरेंस पूछा गया है क्वेश्चन में उसको डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको हर पार्ट को अपना आंसर करना होता है। अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, जैसे इसमें आपने मतलब कि संसदीय शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है और कारण को भी डिफाइन कर दिया, पर जिसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, कि भिन्नता पूछी गई, डिफरेंस पूछा गया, तो आपने उसको वो नहीं किया है, अपने आंसर में नहीं लाया है, तो आपके कम मार्क्स ही मिलेंगे। क्योंकि जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग तो आपको तो आंसर देना पड़ेगा। मान लीजिए कि 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू ये है, ठीक है। तो मेन पार्ट क्वेश्चन का है कि संसदीय शासन व्यवस्था पूछा गया था। तो इंट्रो था बहुत, आप अपना तीनों को मिक्स करके आपको अपना इंट्रो बनाना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का पहले पार्ट पे मारे, पहले हम बताएंगे संसदीय शासन व्यवस्था होती क्या है हमारे लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, विधायक के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। किस लिए, नीतियों के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए, योजना के लिए। जिस तरह से हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका कौन है हमारी, जो मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है हमारी, और विधायिका कौन है हमारी, संसद है। तो जिस तरह से आपने 75-3 पढ़ा हुआ कि मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। ये भी आपको पता होगा आपने, अगर आपने अपना पीटी अच्छे से पढ़ा है तो इस तरह से है ये संसदीय शासन व्यवस्था। तो उस तरह से है, और संसदीय शासन व्यवस्था में भी आपको दिख जाएगा। और जैसे अमेरिका में है क्या है, अध्यात्मक हमारा शासन व्यवस्था है, उसमें क्या है, जो कार्यपालिका है वो अपनी नीतियों कार्यक्रमों के लिए किसके, विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं, वो स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। परंतु अगर आपने कार्यपालिका है, अगर आपने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार गिरा सकते हैं। तो इस तरह से होता है इसमें संसदीय शासन व्यवस्था। तो इस तरह से दिखा सकते हैं कि दोनों स्तरों पे, हमारे यहाँ केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी, दोनों स्तरों पे हमारे क्या किया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया होगा। आपने देखा होगा 74 और 75, और राज्य स्तर पे हमारा 163 और 164 वाला देख सकते हैं एक बार, ठीक है। शायद राज्य स्तर पे हमारा भी इस तरह से कर सकते हैं, 164 165 है, रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे एक थोड़ा सा और पॉइंट बना सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो बहुमत दल का जो नेता होता है वही वास्तविक क्या होता है, प्रमुख होता है हमारा। तो वो पॉइंट है। अब हम कारण पे आ जाएंगे। अभी हमने 2 पार्ट, एक पहला पार्ट ही अपना कवर किया है, और कारण पे आ जाएंगे तो क्यों अपनाया गया है। तो अनुभव के लिए था हमारे पास इससे पहले, क्योंकि ब्रिटिश हमारी शासन व्यवस्था हम पहले से अनुभव कर चुके थे और वही चलता था हमारे यहाँ, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान। तत्कालीन परिस्थितियां उतनी थी क्योंकि उस टाइम विभाजन हुआ था, ठीक है, उतनी गरीबी थी हमारे यहाँ, और विभाजन का हमने 10 झेल रहे थे। तो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार हमने उसका यूज किया था करने के लिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समायोजन स्थापित करने के लिए, इसलिए हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। उन दोनों के बीच में तकरार ना उत्पन्न हो, इस तरह से दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो हमारे देश की उन्नति अच्छे से हो पाएगी। विकास के लिए, क्योंकि उस टाइम सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी था कि जो शासन व्यवस्था है उसके प्रत्येक अंग के बीच में थोड़ा सा समायोजन स्थापित हो सके। अब हम थोड़ा सा ब्रिटेन के बीच में डिफरेंसेस दिखा देंगे। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, शैडो कैबिनेट के जो है अवधारणा अपनाया गया है ब्रिटेन में। अगर आपने अपना पीटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शैडो कैबिनेट क्या होता है। उस तरह से राजतंत्र भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे राजतंत्र चलता है। यहाँ पे जो राजतंत्र होता है उसके अंतर्गत जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। और भारतीय में क्या है, शैडो कैबिनेट की अवधारणा नहीं अपनाया गया। और हमारे यहाँ का गणतंत्र है। अगर आपने अपनी प्रस्तावना अच्छे से पढ़ी होगी तो गणतंत्र की भी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, उसको ही आपको यूज कर देना है। आपको अपने पीटी का ज्ञान भी नहीं भूलना है, अपने पीटी के ज्ञान को भी अपने मेंस में अच्छे से लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसको हम कल कर लेंगे पूरा डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।